हेलो एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में है। इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट को देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट का कुछ ही पार्ट इसमें कवर हो पाएगा और जहाँ तक हो पाएगा इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, फिर आगे जो है उसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। ये पार्ट 1 इसलिए नाम रखा है क्योंकि इसके और भी पार्ट्स बनने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत ब्रॉड टर्म है, एक छोटा मोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मा जो वर्ड है वो ड्रग से रिलेटेड है, एनालिसिस यानी हम किसी भी चीज को परख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। ये पांचों टर्म जो है इस चीज को समझेंगे पहले, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब यह है कि आप वो चीज को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई। क्लियर है। तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई का मतलब हो गया कि आप जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया होगा लगाने के लिए, उसी तरह आपके पास आधार कार्ड है, वो आपकी क्या आइडेंटिटी है। उसी तरह किसी भी कंपाउंड का एक आइडेंटिटी होता है कि उसका क्या नाम है, ठीक है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कहाँ से वो ओरिजिन करता है, कहाँ से वो उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज एक आइडेंटिटी होता है किसी भी कंपाउंड का। उसको क्या किसी भी, अब हम लोग दूसरा वर्ड जो देखेंगे लोग, उसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब समझेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब आप मुश्किल से मुश्किल काम को जो है आपने उसको करने के लिए हामी भर लिया, ठान लिया, ठीक है। इस चीज को कहाँ होता है, डिटर्मिनेशन। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब आप अगर बी फार्मा कर लेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, बी फार्म। उससे पहले क्या था, इंटर, तो वो आप किस योग्य हैं, ठीक है, इस्तेमाल करने लायक योग्य हैं, आप किसी नौकरी के लिए एलिजिबल है तो उसमें बी फार्मा क्वालिफिकेशन मांगता है, तो वो एक तरह से एलिजिबिलिटी, योग्यता, ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं तो वो कंपाउंड जो है इस्तेमाल करने लायक है या फिर नहीं है, उस चीज का आइडेंटिफिकेशन हम लोग करें, उस चीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन के बाद से प्यूरिफिकेशन। हम लोग परसेंटेज प्योरिटी भी निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का कि वो कितना परसेंट प्योर है, कितना परसेंट इम्प्योर है, और वो सब्सटेंस यूज करने लायक है या फिर नहीं, ये परसेंटेज प्योरिटी या फिर प्योरिटी टेस्ट के अंदर आ जाता है। क्लियर है। हम लोग एनालिसिस में जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, जैसे कि ये लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि वो पास है या फिर फेल है, ये चीज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। समझ में आ रहा है। तो उसी चीज से यहाँ पर प्यूरिफिकेशन वर्ड आ गया, प्योर है कि इम्प्योर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। इसमें आप जो कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हो उसका केमिकली स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर रहे हैं लिख करके, समझा करके, तो वो क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब डिफरेंट इसका डिफिनेशन तो पता चल गया, स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप हमने मेंशन नहीं रखा है क्योंकि आप स्कोप आप खुद से बना सकते हैं, आसान है, ठीक है। तो स्कोप में क्या क्या हो सकता है, ये पूछेगा भी तो 2 नंबर में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर स्कोप की बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में बात करते हैं कि आप इसके किसी भी कंपाउंड का जो है क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं और उस चीज पे वर्क करते हैं, तो ये हमारा स्कोप हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल QA QC, आपने स्कोप ऑफ फार्मेसी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसी में आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। इसका रिसर्च फील्ड में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको कंपाउंड जो भी ड्रग्स है, जो भी मेडिसिन है, उसको
आप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे निकाल सकते हो, इस चीज़ पे वर्क करते हैं इसमें। उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यील्ड, YIELD यील्ड यानी प्रोडक्शन, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर है। और इसका रिसर्च फील्ड में भी काम है। और आप किसी भी ड्रग का जो है ये प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर, समझ में आ रहा है, तो प्योरिटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग उसका स्कोप है इसका। ठीक है, तो ये स्कोप में आप जनरली बना करके लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, डेफिनेशन डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। क्लियर है। चलिए देखते हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे टेक्निक्स है, उसमें सैंपल साइज कितना होगा ये चीज़ भी देखेंगे। क्लियर है। तो देखिए टेक्निक्स जो मौजूद है उसमें क्या है, माइक्रो एनालिसिस, मेजो, माइक्रो। देखिए यहाँ पर समझेंगे MACRO मैक्रो, इसमें A आ रहा है, A आ रहा है यानी पहले आ रहा है, इसमें सैंपल साइज जो भी होगा वो बड़ा होगा। क्लियर है। ठीक उसी तरह यहाँ पर माइक्रो, माइक्रो में सैंपल साइज छोटा होता है, याद रखेंगे। MI, I वाला छोटा हो जाएगा, A वाला बड़ा हो जाएगा। तो माइक्रो और माइक्रो, समझ में आ रहा है। जब आप लोग बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें भी माइक्रोमोलिकुल्स, माइक्रोमोलिकुल्स दो वर्ड मिलेंगे आपको। तो माइक्रो यानी बड़ा वाला, माइक्रो यानी छोटा वाला। क्लियर है। तो सैंपल साइज बड़ा किस में होगा, माइक्रो में। ठीक है। और माइक्रो में क्या हो जाएगा, सैंपल साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मीजो। देखिए मीजो दोनों के बीच का है, मीजो का मतलब सेमी, आधा होता है। ठीक है, सेमी का भी मतलब आधा होता है। ठीक है, मेजो सेमी एनालिसिस, सर सैंपल साइज याद करना है। ठीक है, सिंपल साइज का यही है कि सैंपल साइज एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है। सब माइक्रो, माइक्रो से नीचे वाला सब माइक्रो एनालिसिस। क्लियर है। अल्ट्रा माइक्रो यानी सब माइक्रो से भी नीचे आता है, अल्ट्रा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हम लोग इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं, किसी भी ड्रग का जो है हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है तो वहां पर हम लोग कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्लियर है। तो यहाँ पर अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस जो है उसका पार्टिकल साइज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। ट्रेस एनालिसिस, ट्रेस का मतलब हो गया बहुत छोटा। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट। जैसे कि एक समुंदर पानी में जो है हमने एक चम्मच चीनी डाल दिया, तो बताइए वो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना, सॉल्वेंट का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेंट यानी जो घुलाने वाला पानी, पानी तो बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट यानी चीनी कितना है, समझ में आ रहा है, कम है। तो ये पार्ट्स पर मिलियन पे हम लोग देखते हैं, ppm जिसको बोलते हैं। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है। अब आगे देखिए एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में देखिए इसमें जो देखते हैं हम लोग क्लासिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, माइक्रोबायोलॉजी मेथड और बायोलॉजिकल मेथड, ये चार मेथड। ठीक है। पहला कौन सा, क्लासिकल मेथड यानी पुराना मेथड। इसमें क्वालिटी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो वर्ड दोनों को समझ लेंगे। क्वालिटेटिव यानी आप इसके क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं कि कितना अच्छे क्वालिटी का है, कितना लो क्वालिटी का है, समझ में आ रहा है। और क्वांटिटी यानी उसके मात्रा पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कितने मात्रा में है, कितने मात्रा में नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो क्लासिकल मेथड में दो, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों में क्लियर है। अब देखिए सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में देखिए चार है, चार हमने लिखा है, वैसे बहुत सारे हैं आप देख लीजिए, ये चार लिखा है। चार में सबसे पहले क्या है, पोटेंशियोमेट्री, दूसरा कंडक्टोमेट्री, तीसरा पोलरिग्राफी वोल्टामीटर और चौथा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो जो पोटेंशियोमेट्री है इसमें हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं समझिएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करते थे कि नहीं करते थे फिजिक्स में, याद है 10th क्लास में। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो कैथोड और एनोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ना पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर पोटेंशियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एनालिसिस करते हैं।
क्लियर है। उसी तरह इलेक्ट्रिको कंडक्टोमेट्री में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, या कोई भी सब्सटेंस या तो गुड कंडक्टर होगा या फिर बैड कंडक्टर होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। उस चीज को हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें किस में आ जाएगा, कंडक्टोमेट्री में आ जाएगा। क्लियर है। पोलैरोग्राफी, वोल्टामीटर, इसमें इलेक्ट्रिक करेंट, क्या इलेक्ट्रिक करेंट अगर जो है आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पोलैरोग्राफी वोल्टामीटर में आ जाएगा। क्लियर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम से याद रखिएगा, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स होता था, ठीक है, तो इसमें रेडिएशन का कहीं इस्तेमाल होता है। क्लियर है। तो रेडिएशन याद रख लेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जब रेडिएशन पे एनालिसिस करते हैं तो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में रखा गया है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब है माइक्रोबायोलॉजी मेथड। माइक्रो अभी बताया ना, माइक्रो यानी छोटा पार्टिकल्स, यानी बैक्टीरियाज, वायरस, अगर जैसे कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से माइक्रो बायोलॉजी में हम लोग छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का आपका पूरा का पूरा एक बुक है माइक्रोबायोलॉजी, एक पूरा का पूरा ये है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो इस चीज को आपको वहां पढ़ना है। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो हम लोग बैक्टीरियाज वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरियाज हो गया, और भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिज्म हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं स्टडी के पर्पज से, एनालिसिस के पर्पज से, तो वो माइक्रोबायोलॉजी मेथड में आ जाता है। ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड में यानी बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग एनालिसिस करने के लिए ले लिए, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, कैट, डॉग, रैबिट। ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल मेथड में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमको जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। आप देखे होंगे कोई मतलब कि हमने कोई सब्सटेंस लिया, उसमें कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कि गाढ़ा है, पतला है, ये चीज बोलते कि नहीं बोलते। तो वो कहाँ आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा कि वो पतला है, गाढ़ा है, पतला यानी डाइल्यूट, गाढ़ा यानी कंसंट्रेटेड, उसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कम होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन समझ में आया। आगे देखिए सेमी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इसमें क्या देखते हैं, दो, ठीक है, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, इसको ऐसे समझेंगे, सेचुरेटेड यानी आपका पेट भर गया है कि भैया अब हम कुछ नहीं खा सकते हैं। ठीक है। अनसेचुरेटेड यानी आपका पेट अभी नहीं भरा, अभी आपको जगह है पेट में, आप इसको खा सकते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें हमने पानी ले लिया और चीनी ले लिया, पानी चीनी का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है। तो हर वक्त हम क्या कर रहे हैं, एक चम्मच चीनी उसमें डाल रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से स्टीर कर रहे हैं, हिला ले रहे हैं। तो हिलाने के बाद से क्या हमको दिख रहा है कि वो चीनी जो है अच्छे तरीके से पानी में डिजोल्व हो गया। अब दूसरा चम्मच हमने लिया, उसमें चीनी लिया और उसको डिजोल्व किया, वो भी आसानी से डिजोल्व हो गया। फिर तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच, पांचवा चम्मच, एक वक्त ऐसा आएगा कि अब उसमें चीनी डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब जितने भी चीनी हमने डाल रहा है वो कहाँ जाके बैठ जा रहा है, नीचे की तरफ बैठ जा रहा है। क्लियर है। अब एक भी चीनी उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है, यानी उसमें कोई जगह बाकी नहीं रह गया, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सेचुरेटेड। क्लियर है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया। क्लियर है। अब अनसेचुरेटेड, जो हमने शुरू से सॉल्यूशन जो बना रहा था वो उसका भी मतलब चीनी का मॉलिक्यूल जो पार्टिकल था वो आता जा रहा था, आता जा रहा था, यानी उसके बीच में स्पेस था और उसको वो डिसॉल्व कर ले रहा था। इस चीज को हम लोग कहाँ देखते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्लियर है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अभी उसमें और चीनी को डिसॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। अब बताए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अभी बताया ना हमने। तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में हम लोग क्वालिटी पे वर्क करते हैं और क्वांटिटेटिव यानी मात्रा में वर्क करते हैं, कितने अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद है, कितने कम अमाउंट में है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में, वो कहाँ आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ को समझेंगे, मोल, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोलरिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आप मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, आप किसी भी सॉल्यूशन को 0.1 नॉर्मल का कोई सॉल्यूशन है तो आप ये 0.1 नॉर्मल बोलते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यही तो है क्या, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर का है, ये भी तो कंसंट्रेशन है। मोल फ्रैक्शन आप मोल फ्रैक्शन आप किसी भी सब्सटेंस का बता रहे हैं तो ये भी तो क्या है, कंसंट्रेशन ही है, ठीक है, तो उस चीज को यहां समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोल। व्हाट इज मोल, आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, मोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो मोल क्या होता है, एक, जैसे कि हमने बोला एक डजन, एक डजन यानी 12, अब वो 12 डजन मीटर क्या है, ठीक है, 12 केले भी हो सकते हैं, 12 मतलब कि आप कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि 1 डजन पेन हमने बोल दिया तो एक दर्जन में 12 आते हैं तो 12 पेन ही हमको मिलेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह एक मोल हमने बोल दिया तो एक मोल में कितने सब्सटेंस, कितने अमाउंट तक वो मौजूद है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में कितना होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो 1 मोल अगर बोलेंगे, 1 मोल पेंसिल बोलेंगे, 1 मोल बुक बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, क्योंकि ये नंबर जो है एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है, चलिए अब हम लोग मोल का बात करते हैं, मोल निकालते कैसे हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कहाँ से होता है, जो सवाल में दिया होता है, मॉलिक्यूलर मास याद करना होता है। मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। सर ये कैसे पता चला 40 होता है, तो आप इसको याद करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट का नाम अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आप एनालिसिस, आईपीसी और आगे चल के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिक्कतें आने वाली है अगर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम याद नहीं करेंगे। साथ ही साथ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास दोनों याद करना है, ठीक है, उसका सिंबल भी याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का जो है हमको 80 ग्राम जो है वजन दिया हुआ है, इसका हम लोग मोल निकालना है। तो दिया हुआ है तो गिवन मास ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रख देंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 40 डिवाइड किए, कितना आंसर आया, 2। ठीक उसी तरह हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, सर ये क्यों निकाल रहे हैं, तो पहले इसको चीज को समझ लेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर क्या है, अगर कोई एसिड है वो कितना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, अगर कोई बेस है तो कितना OH माइनस डोनेट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। अगर एक H प्लस डोनेट कर रहा है तो 1 हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और 2 डोनेट कर रहा है तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, तो देखिए इस चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, H2SO4 जब हाइड्रोलाइज होता है यानी पानी में जाने के बाद से क्या होता है, 2H प्लस आयन रिलीज करता है और SO4 2 माइनस सल्फेट का आयन में टूट जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर 2H प्लस रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। साइड में देखिए मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला वैलेंसी फैक्टर के नीचे, तो इसका जो हाइड्रोजन का कितना होता है 2, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। सर ये 4 कहाँ से, 4 बार ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इसको 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनली जो है 98 इसका मास आ गया निकल करके, ठीक है, मोलिकुलर मास। अब उसको डिवाइड किया हमने किससे, 2 से, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 49। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मलिटी और नॉर्मल कंसंट्रेशन। नॉर्मलिटी और नॉर्मल कंसंट्रेशन में जिसको समझेंगे, इक्विवेलेंट वेट जो हमने निकालना सिखाया है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, समझ में आया, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर निकाल देंगे। अगर कोई सब्सटेंस दिया रहे, फॉर एग्जांपल आपको कोई सब्सटेंस दिया रहा है और उसका इक्विवेलेंट वेट आपको जैसे बता दे कि इतना है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम अगर 1 लीटर में है, 2 लीटर में है, 3 लीटर में है, तो उसको डायरेक्ट एज इट पुट अप कर देंगे। अगर 500 ml में है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, फिर उसको कहाँ डालेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मलिटी मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मोलारिटी, ठीक है, इसमें भी वॉल्यूम लीटर में डालते हैं, लेकिन ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर है। जो भी हमने डिसॉल्व किया है उसका सॉल्यूट का जो है मोल निकाल लेंगे पहले, अब मोल निकालने के बाद यहाँ पे पुट अप कर देंगे। क्लियर है। चलिए, ये हमारा क्या था, मोलारिटी और नॉर्मलिटी। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मोलालिटी। सॉरी, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, मोलारिटी को नीचे हम लोग क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर n यानी मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लीटर में, यहाँ पर ml में लिखा हुआ है, ml में लिखेंगे तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। एक्चुअली ml को जो हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 3 लेयर में आ गया। जो इसको फिर जो है पलटे, रेशियो को पलटेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा, नीचे वॉल्यूम इन ml। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मोलारिटी, मोलालिटी। मोलालिटी में देखिए, तो इसमें थोड़ा सा समझेंगे मोलालिटी में होता क्या है, ठीक है। मोलालिटी में देखिए, समझिए इस चीज को क्या होता है। मोलालिटी में क्या होता है, इसमें सॉल्यूट का ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास लिखते हैं केजी में। क्लियर है। ये हमारा मोलालिटी। फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया और चीनी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमारा क्या प्रिपेयर हुआ, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बना उसमें सॉल्यूट कौन है, चीनी, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। क्लियर है। तो एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फाइनली आंसर जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, मोलालिटी को सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है, मोलालिटी निकालना है। इसमें आपको जो दिया है कैल्शियम, ठीक है, मेरे पीछे शायद ये ढक जा रहा होगा, सॉल्यूट उसके बाद से सॉल्वेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन का जो है कितना दिया हुआ है, 1000 kg लिखा हुआ है, तो इसको ग्राम कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो है कितना दिया हुआ है, 1000 kg, तो इसको kg नहीं ग्राम कीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा 1000 ग्राम है। क्लियर है। और सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट 80 ग्राम है। तो सबसे पहले सॉल्यूट का हम लोग मोल निकालेंगे, क्योंकि ऊपर मोल निकालना है ना। तो ये 80 ग्राम किसका है, कैल्शियम का, तो 80 ग्राम कैल्शियम का तो हमने पहले ही निकाल रखा है। देखिए मोल इसके पहले निकाल रखा था कि नहीं, कितना आया था, यहाँ पर कितना आया था, 80 ग्राम दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं। ये कितना निकाला था, 49 आया था कि नहीं आया था आंसर। देखिए ऊपर, मेरे ऊपर देखिए, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्या है, मोल तो आ चुका है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे, तो मोल तो निकाल लिए, ठीक है। अब मोल निकालने के बाद से हमने उसको मोल को ऊपर रख दिया 2, और सॉल्वेंट घुलाने वाला, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट में है उस चीज को हम लोग कहाँ रख देंगे, नीचे, 1000 ग्राम, ठीक है। उसमें क्या मिला दिया हमने, क्या मिला दिया,
80 ग्राम 1000 ग्राम का सॉल्यूशन था जिसमें 80 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, सॉल्वेंट। तो उसमें से माइनस कर दिए 1000 में से 80, तो 920 ग्राम। 920 ग्राम ये क्या मिला हमको, सॉल्वेंट का मास मिला। तो सॉल्वेंट का मास हमने नीचे रखा और सॉल्यूट का ऊपर, मोल जो सॉल्यूट का मास नहीं रखना, मोल रखना। तो 2/900 कितना लिखा हुआ 20 और मल्टीप्लाई बाई 1000 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहते हैं किसे। अब हम लोग कोई भी मोल फ्रैक्शन में देखेंगे कि अगर हम एक बीकर में 3 सब्सटेंस लिए हुए हैं, 3 कोई चीज लिए हुए हैं A B C, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मोल के बारे में, ठीक है, तो Na Nb Nbc ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Nb इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, Nc इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। तीनों का मोल आपस में मिला देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल मोल हो जाएगा। ठीक है, कि वो कितने मोल में तीनों सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, यानी ए का निकालना है, तो उसका मोल कहाँ रखेंगे, ऊपर, यानी Na। ठीक है, एक्स ए का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह Na का मतलब हो गया मोल्स ऑफ ए। Na Nb Nc क्या है, तीनों को ऐड कर देंगे नीचे और ऊपर Na से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो ये हमारा मोल्स ऑफ ए। उसी तरह मोल्स ऑफ बी। आप मोल्स ऑफ सी को ट्राई कीजिए कि आप कैसे लिखेंगे। क्लियर है, तो ये मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स लेटर से, याद रखेंगे। क्लियर है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन पर ध्यान दीजिए। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है भैया, तो इसमें सॉल्वेंट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है और सॉल्यूट क्या है, छोटी मात्रा में है। ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। 1 मिलियन में 1-2। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन जो है हम लोग को पता करना है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो कितने अमाउंट में कितना है। तो पता चला कि 1 किलोमीटर के दायरे में हमने सर्च किया तो पता चला कि बस इतना ही मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, 100 पार्टिकल है। तो 100 पार्टिकल कितना में, 1 किलोमीटर के दायरे में, तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया ना सॉल्वेंट का। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन किसका है, सॉल्यूशन का पार्ट में, उसमें कितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी में क्या बोल देते हैं। देखिए यहाँ 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन को कैसे निकालते हैं, जो सॉल्यूट का मास है उसको ऊपर रखते हैं और सॉल्यूशन का मास नीचे रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ से। 10⁶ यानी इसको समझेंगे 6 बार 0। देखिए 6 बार 0 है, तो यहाँ पे इसको कैसे काउंट करें, 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। ये हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में चलेगा। एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 10,000 के बाद से क्या चला जाता है, लाख में चला जाता है। तो यहाँ पर लाख में ना जाकर किस में जाएंगे, 100,000 के बाद से फिर मिलियन। क्लियर है, ये चीज होपफुली आप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, यही हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है पार्ट, आप ये भी कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद से आप फ्री हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा समझने में। तो देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी यानी पहले, सेकेंडरी यानी बाद में। पहले प्राइमरी का मतलब हो गया कि एक ऐसा है जो ये मतलब कि प्योर है। ठीक है, और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ठीक है, वो इम्प्योर था सेकेंडरी वाला।
ठीक है, उसको मतलब एक फिक्स यूनिट देने के लिए हम लोग प्राइमरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड आर द कंपाउंड्स ऑफ एप्रोप्रिएट प्योरिटी, इसका सब चीज नोन होता है हमारा। ठीक है, और इसको डायरेक्टली वे किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट वे करेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है, अब इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बनाएंगे तो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो कैसे कंपाउंड होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली उसको वे नहीं कर सकते, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1 किलो का जो बटकरा होता है वो क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, वो उसको आप कहीं भी ले जाएंगे वो 1 किलो ही रहेगा। समझ में आया। वही बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, तो हम लोग कोई भी सब्सटेंस जैसे 1 किलो चावल, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, तो ये चीज हमको पता नहीं है कि 1 किलो में 10 ही चढ़ेगा कि 20 चढ़ेगा कि 15 चढ़ेगा, वो नहीं पता, वो वेरी कर सकता है, साइज पे मैटर करता है। ठीक है, तो वो चीज आप मेजर करेंगे तो हो सकता है कि 1 केजी में 12 ही आए, कहीं कहीं पे जाए तो कहीं पे 20 आ सकता है, तो साइज पे वेरी कर सकता है, लेकिन वो बटकरा जो है वो 1 किलो का 1 किलो है ही रहेगा। समझ में आया। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है और हम उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। हाँ भाई, ये इसके इक्वल है, इक्विवेलेंट हम कुछ फैक्टर जनरेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को आप समझ में आया। इसका फीचर देख लेते हैं कि इसका फीचर क्या होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, इस चीज को ध्यान देंगे, पहले पढ़ लेती है, फिर उसके बाद से आपको इसको इजी ट्रिक में बता देंगे कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, फीचर ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड हाईली प्योर होता है। दूसरा क्या होता है, लेस रिएक्टिव, मोर एंड स्टेबल, लेस रिएक्टिव एंड स्टेबल, लेस हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हो गया लिक्विफाइंग सब्सटेंस को कर देता है वाटर एयर के कांटेक्ट में आने के बाद से। ठीक है, इफ्लोरेसेंस, दोनों का वर्ड का मतलब एक ही होता है, जो आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे, पाउडर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों वर्ड आएगा, हाइग्रोस्कोपिक एंड इफ्लोरेसेंस। ठीक है, इस चीज को समझ लेंगे अच्छे से, तो दोनों में लिक्विफाइंग हो जाता है। अब हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल का मतलब क्या हो रहा है, जल्दी से घुल मिल जाना है। ठीक है, हाई इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा। नॉन टॉक्सिस, यानी ये किसी भी तरह का कोई भी हार्म कॉज नहीं करेगा। ठीक है, चीप रेट पे इजिली अवेलेबल होता है, मार्केट में जाएंगे तुरंत इसको खरीद सकते हैं कम दामों में। इको फ्रेंडली होता है, कोई भी तरह का पोल्यूशन कॉज नहीं करता। इस चीज को याद कैसे करेंगे, इस चीज को याद करने के लिए आप सिंपल सा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जांपल अपने जहन में बैठा सकते हैं। क्या कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है एक तरह का गोलू मोलू, गोलू मोलू छोटा सा बच्चा है, यानी मोटा सा हेल्दी सा है और छोटा सा बच्चा है। अब देखिए, अब चीजों को रिलेट कीजिए, आपको अच्छे आ जाएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो हाईली प्योर। ठीक है, लेस रिएक्टिव, क्या वो ज्यादा झगड़ा वगड़ा करते हैं क्या, नहीं, एक्सेप्ट कुछ बच्चे। गोलू मोलू है तो शांत ही रहते हैं ना ज्यादा। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव, स्टेबल, एक जगह बैठे रहते हैं। ठीक है, और लेस हाइग्रोस्कोपिक, इसका जो है नेटा पोटा बह रहा है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो लेस हाइग्रोस्कोपिक यहाँ पे बोल रहा है कि लेस है, चिपचिपा जो है इसमें पन कम होता है। अब देखिए हाईली सॉल्युबल, बच्चे मतलब कि जल्दी से घुल मिल जाते हैं। ये चीज पता है कि नहीं, आप किसी को इम्प्रेस करने में लगे हो तो बच्चे सबसे ज्यादा इम्प्रेस हो पाते हैं। क्यों, 5 रुपए का आप टॉफी खरीद के लाए, उसको दे दिए, वो तो मान गया आपका बात। ठीक है, अब उसको जो काम बोलेंगे 1 गिलास पानी लाओ, 1 गिलास पानी पिला दिया, तो वो घुलते मिलते भी जल्दी है। अब उसको चीप रेट में हम उसको बहला फुसला सकते हैं, खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चीप रेट देखिए 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, चीप रेट पे रेडिली अवेलेबल होता है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल होता है, हाई इक्विवेलेंट वेट, जाहिर सी बात है, आप अगर उसको सोच रहे गोलू मोलू है, मोटा सा है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको याद रखें। नॉन टॉक्सिस, क्या वो जहरीले होते हैं, नहीं। ठीक है, और वो इको फ्रेंडली होते हैं,
कोई भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। इसको एक ऐसे आप जनरल सा एग्जांपल बना करके माइंड में रख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, याद करने के लिए, ठीक है। वैसे अगर आपके मन में दूसरा थॉट आ रहा है तो उसके हिसाब से याद कर लीजिए, वो भी वही, वो ऐसा नहीं है कि जो हमने सोचा ये हमने ऐसे सोच के याद किया था तो आपको बता दिया। क्लियर है। अब देखिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है, ये देखिए वही चीज जो हमने बताया। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड देयर कंटेंट ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस हैज बीन फाउंड बाय कंपेयरिंग अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इसको क्या किया जाता है? स्टैंडर्डाइज किया जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ये चीज क्लियर है, समझ में आ रही है। अब देखिए एक चीज इसमें समझिए, एक्टिव सब्सटेंस लिखा हुआ है। आप जो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होगा, एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होगा, उस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है? पैरासीटामोल है। उसके अलावा जो भी है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट और सोल्युबलाइजर, स्टेबलाइजर, जो भी हम लोग उसमें डाल रहे हैं ये सब क्या उसमें आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये एक्टिव सब्सटेंस का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। चलिए ठीक है, ऐसे ही वीडियो फिर हम आपको नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट बनेगा ऐसे ही वीडियो बना करके हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।